देखिए, आप लोगों को आज हम दूसरे दिन गुणनखंड के बारे में पढ़ा रहे हैं। दूसरे दिन हम आपको गुणनखंड के बारे में बता रहे हैं। सेकेंड डे हमने आपको कॉमन विधि के गुणनखंड लगाने की विधि पहले दिन बताई थी, और दूसरा दिन है आज भी हम आपको कॉमन विधि से गुणनखंड ज्ञात करना सिखाएंगे। ये आसान है और कठिन भी है। कठिन कब है? क्योंकि इन्हें समझा नहीं जाएगा तब ये कठिन है, अब वैसे आसान है। कोई भी चीज़ जो हमें समझ में आ जाती है तो वो हमें आसान लगती है, और नहीं समझ में आती है तो वो हमें कठिन लगती है। समझ में कब आएगी? जब आपका ध्यान समझने के लिए होगा। जब आपका ध्यान समझने के लिए होगा तभी आपके समझ में आएगी। तो हम आपको बता रहे हैं, गुणनखंड में एक पद के गुणनखंड होने या दो पद के, पहले तो हमें सबसे पहले पदों का ध्यान करना होगा, और एक पद में कितनी जातियों के, जैसे यक्ष के या बाई के या जेड के, किन किन घातों के पद हैं। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि एक गुणनखंड हमने लिया है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। इसके कितने पद हैं? दो पद हैं। पहला पद है यक्स स्क्वायर और दूसरा पद है यक्स। तो यक्स स्क्वायर के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? यक्स गुणा यक्स, यानी यक्स की घात दो बार है, दो है, तो इसका मतलब यक्स को दो बार गुणात्मक रूप में लिखा जाएगा। फिर ये चिन्ह आ गया और ये हो गया एक। किसी का भी गुणांक एक हो सकता है, तो इसका कर लेंगे हम एक। अब हम देखेंगे, दो पद हैं। पहला पद है यक्स गुणा यक्स, दूसरा पद है यक्स गुणा एक या यक्स गुणा वन, जो भी हम समझे कह सकते हैं। तो यक्स इसमें भी है और यक्स इसमें भी है। दूसरा यक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो एक यक्स ही हम इसका कॉमन ले लेंगे। जो कॉमन लिया वो सभी पदों से वो गिनती हुई अक्षर है, हटा दिया जाता है। तो इसमें पहले पद में बचा है हमारा यक्स और दूसरे पद में बचा है वन। बस यही हमारे उत्तर, यही उत्तर हो गया हमारा। अब इसी तरीके से हम देख रहे हैं दूसरा गुणनखंड, 4x स्क्वायर प्लस 4x मान लीजिए हमारा है। तो 4x स्क्वायर के गुणनखंड हो सकते हैं। 4 के पहले करेंगे 2 गुणा 2, 4 हो गया। एक्स स्क्वायर के x गुणा x, अब ये पहले पद के गुणनखंड हो गए 4x स्क्वायर के। अब हमने ये चिन्ह लगा लिया। 4 के क्या गुणनखंड हो जाएंगे? 2 गुणा 2 और गुणा x, और इसका गुणांक एक, या तो नोट कर लें या जान लें कि पूरा पद अगर कॉमन हो जाता है तो वहां पर एक शेष रहेगा। इसमें दो इसमें भी है और दो इसमें भी है। दूसरी बार दो इसमें भी है और दूसरा दो इसमें भी है। इसके बाद एक एक्स इसमें भी है और एक एक्स इसमें भी है। अब ये दूसरा एक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो जो उभयनिष्ठ मतलब सभी में पाए जाते हैं तभी हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब है उभयनिष्ठ, इन सभी में पाया जाए। तो इसमें गुणनखंड कॉमन क्या हो गया? पहला दो कॉमन हो गया, दूसरा दो कॉमन हो गया और एक एक्स कॉमन हो गया। अब पहले पद में क्या बचा? हमारा केवल एक्स बचा, जिसको कॉमन नहीं हो सकता है, तो वो लिख लिया। अभी वाला चिन्ह हमने प्लस का है, प्लस का लिख लिया। इसमें जब ये कॉमन हो गया तो एक बारी कॉमन लेने के बाद लिखा जाता है, सभी पदों से वो हट जाता है। जो अंक या अक्षर कॉमन हो जाता है वो सभी पदों से हट जाता है। और यहाँ क्या बच गया? एक। अब इनकी गुणा कर लेंगे, दो दो की गुणा 4 और एक्स की गुणा मिलके हो गई 4x, और ये हो गया x प्लस 1। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम तीसरा सवाल ले रहे हैं। कॉमन विधि के गुणनखंड है वो शुरुआती है, इन पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। ये गुणनखंड में सबसे पहली विधि है कॉमन। कॉमन गुणनखंड इन गुणात्मक रूप के खंडों में विभाजित करना किसी पदों को, और दो या दो से अधिक पद हो तो इनमें फिर कॉमन लेने की प्रक्रिया जो अपनाते हैं, इसीलिए उसे कॉमन गुणनखंड कहते हैं। तो सबसे पहले पहचाना जाएगा कि इसमें कॉमन विधि का विधि कौन सी लगेगी। कॉमन विधि में वही विधि है जो बार बार आ रहा है। अगर कोई पद या किसी पद में कोई अंक या अक्षर बार बार आ रहा है तो वहीं से कॉमन शुरू हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमने ले लिया 2x घात 2 प्लस x, ये गुणनखंड हमने ले लिया, एक प्रश्न लिया हमने। अब इसमें कितने पद हैं? 2। पहले पद में हमारा के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा यक्स, और दूसरे पद के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? यक्स
कुछ नहीं है तो गुणांक एक लिख सकते हैं, चाहे पहले लिख लें बाद लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर बराबर का निशान, यहाँ पर बराबर का निशान। दो इसमें है लेकिन इसमें नहीं तो कॉमन नहीं हुआ। एक एक्स इसमें है, इसमें कॉमन हो जाएगा। दूसरा एक्स इसमें है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं होगा। अब एक्स कॉमन ले लिया तो पहले में क्या बचा, 2 गुणा एक्स, ये 2 बच गया क्यों कॉमन नहीं है। और इसमें एक्स कॉमन हो गया तो क्या बच गया, 1। अब ये अंदर के 2 और एक्स की गुणा कर लेंगे, 2x 2x हो जाएगा, या 2x कह लीजिए, और ये 1। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आप देखिए चौथा गुणनखंड हम ले रहे हैं, एक्स घात 2y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इसमें 2 अक्षरों को लिया है, गिनती छोड़ दी, 2 अक्षर ले लिए। इसके भी कितने पद हैं, 2। पहले पद के गुणनखंड करेंगे तो एक्स गुणा एक्स और गुणा वाई, ये एक्स स्क्वायर वाई का हो गया गुणनखंड। क्योंकि एक्स, आप जरा देखिए इसका रफ काम करें, क्योंकि जब हम बेसिक हमें ज्ञान नहीं होता है किसी का, तभी हम वहाँ पे कमजोरी महसूस करते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर बाई के हम गुणनखंडों को देख सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर और गुणा बाई इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसे क्या लिखेंगे, एक्स गुणा एक्स और गुणा बाई। इस तरीके से 2x स्क्वायर के हमने गुणनखंड यहाँ पे लिखे हैं। अब ये चिन्ह लगा लिया। इसके बाद हमारा गुणनखंड है हमारा एक्स वाई स्क्वायर, ये दूसरा पद है इसका, इसके भी गुणनखंड करके देख लें तो ये हो जाएगा एक्स गुणा बाई स्क्वायर। अब एक्स वाई है और हमारा बाई स्क्वायर है बाई गुणा बाई, यही हमने दूसरे पद के गुणनखंड लिख लेंगे, एक्स गुणा बाई गुणा बाई। दूसरा पद के गुणनखंड कर लिए। अब इसमें कॉमन लेके देखो, देखेंगे एक्स इसमें है और एक्स इसमें भी, इसका मतलब इसे हम कॉमन ले सकते हैं। दूसरा एक्स इसमें है, इसमें नहीं तो कॉमन नहीं होगा। एक वाई इसमें है और इसमें भी है, तो हमारा ये वाई कॉमन हो जाएगा। अब दूसरी वाई इसमें है लेकिन इसमें नहीं, जो अंक या अक्षर सभी पदों में पाया जाता है उसी कॉमन लेते हैं, उभयनिष्ठ। कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, इन सभी पदों में पाया जाए। तो ये हो गया एक्स गुणा बाई कॉमन है। पहले पद में क्या है बचा, एक्स, और दूसरे पद में क्या बचा हमारा बाई, क्योंकि एक्स वाई ये कॉमन हो चुका है। तो एक्स वाई की गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई। यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई। ये दो पदों के भी हम आपको बता रहे हैं गुणनखंड करना। अब देखिए पदों का अनुमान हम गुणा के चिन्हों से नहीं लगाएंगे, पदों का अनुमान हम प्लस माइनस चिन्हों से लगाएंगे। अब देखिए हमारा एक सवाल नंबर 5 हमने लिया है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। इसमें हमारे कितने पद है, 3, क्योंकि 2 प्लस के निशान है। अगर माइनस प्लस को होते तो भी हमारे 3 ही पद बन जाते हैं। 3 पद है हमारे। इन तीनों पदों में क्या गुणन हो सकता है, ए एक्स की गुणा हो जाएगी ए गुणा एक्स, बी एक्स की गुणा हो जाएगी, ये चिन्ह लगाएंगे बी गुणा एक्स, और सी एक्स की गुणा हो जाएगी सी गुणा एक्स। ये हमने तीनों पदों को इस तरीके से गुणाखंड कर लिए। अब इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन इसमें क्या है, एक्स इसमें है, इसमें है, इसमें, तीनों पदों में है। ए इसमें है, इसमें नहीं, ना इसमें। बी दूसरे पद में है, ना पहले पद में है और ना तीसरे पद में। सी तीसरे पद में है, ना पहले पद में है और ना पहले पद में है और ना दूसरे पद में। तो सी कॉमन नहीं होगा, ना ये कॉमन होगा, बी कॉमन होगा। कॉमन क्या होगा, ओनली एक्स, क्योंकि एक्स सभी पदों में है। एक्स हमने कॉमन ले लिया, पहले पद में बच गया ए, प्लस का निशान, दूसरे पद में बच गया बी और तीसरे पद में बच गया सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ लीजिए ध्यान से, देखो समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर प्रयास, जैसे रोटी हमारे सामने रखी हुई है, अगर हम उसे हाथ बढ़ाएंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, तो हम कैसे खा सकते हैं। इसी तरीके से हम प्रयास करें। ये एजुकेशन के लिए, और अगर आप समझते हैं कि आप इसे नहीं कर सकते हैं तो ये गलत है। ये हो सकता है कोई एक बार लगाने में कर ले कार्य को, कोई दूसरे प्रयास में कामयाबी हासिल करे, कोई तीसरे प्रकार में हासिल करे, कोई चौथे प्रयास में हासिल करे। यदि आपके प्रयासों की संख्या बढ़ सकती है लेकिन ना कामयाबी आपको मिल जाएगी निश्चित रूप से। तो बार बार सवालों को लगाइए तभी आपके समझ में आएगा। अब इसी प्रकार हमने छठा क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्स घात 2 वाई घात 2 जेड घात 2 प्लस
x घात 3, y की घात 3, z की घात 3, ये हमारा गुणनखंड है। हम देख रहे हैं x y z दोनों में है, तो इसका मतलब है कोई अक्षर या गिनती दोनों सभी पदों में दिखाई दे तो हम समझ लेंगे यहाँ पे कॉमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। कॉमन विधि का प्रयोग ना होने पर हम लगाएंगे वर्ग विधि, जैसे a वर्ग माइनस बी वर्ग, या a क्यूब प्लस बी क्यूब, या a क्यूब माइनस बी क्यूब, या त्रिपदीय विधि। गुणनखंड की जो विधियां हैं, लेकिन सबसे पहले हम कॉमन गुणनखंडों को बहुत ध्यान से समझें। गुणनखंडों का समझना मूल आधार है कॉमन गुणनखंड ज्ञात करना। अब हम इसी में देखते हैं तो दो पद हैं, क्योंकि प्लस का एक चिन्ह है। अब इन दोनों पदों में हम इनके गुणनखंड कर रहे हैं। ये बराबर निशान लगा लिया। पहले आप देखिए, इसका रफ कार्य थोड़ा करेंगे। रफ कार्य देखिए, हमारा पहला पद में हमारा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हम देखें इसमें तीन जातियों के पद हैं। एक एक्स की जाति का पद है, दूसरा वाई की जाति का है, तीसरा जेड की घात का जेड जाति का है। तो ये जातियां हैं इनकी एक्स वाई जेड। अब इसके गुणनखंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर। तीनों अक्षरों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लगा हो, गिनती अक्षर, तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ माना जाता है। अब एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, वाई स्क्वायर का वाई गुणा वाई हो जाएगा, और जेड स्क्वायर का हो जाएगा जेड गुणा जेड। तो इसी तरीके से इसके गुणनखंड हो गए एक्स गुणा वाई गुणा जेड। ये हमारे पहले पद के गुणनखंड हो गए हैं। अब पहले पद के गुणनखंड हो गए, अब दूसरे पद के गुणनखंडों को हम देखेंगे। जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया था, तो इसी तरीके से देख लीजिए। अब एक घात 3 के रूप में देख लीजिए, एक्स घात 3, वाई की घात 3 और जेड घात 3। बेसिकली आप बच्चे समझते हैं कि सवाल छोटा लगा दिया जाए तो अच्छा है, सवाल बड़ा लगा दिया जाए तो अच्छा है। जैसे यात्रा चाहे हम पैदल कर लें, चाहे हम बस या ट्रेन से कर लें, या घोड़े से कर लें, चाहे हवाई जहाज से कर लें। यात्रा का माध्यम कोई भी हो, लेकिन लक्ष्य हमारा क्या है? मंजिल तक, मुकाम तक पहुंचना। तो इसी तरीके से आप मतलब चाहे छोटा समझ में आए लगाने की विधि से, या बड़ा सवाल लगाने की विधि समझ में आए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, जब कोई सवाल बड़े रूप से बताया जाएगा तो इसमें आपकी बेसिक जो कमजोरियां उन्हें खत्म हो जाएंगी और आप सवाल लगाना सीख जाएंगे। तो इसमें एक्स घात 3 गुणा वाई घात 3 गुणा जेड की घात 3। तो एक्स घात 3 के गुणनखंड एक्स गुणा एक्स 3 बार आ जाएगा एक्स गुणात्मक रूप में। इसी तरीके से वाई घात 3 वाई गुणा वाई 3 बार गुणात्मक रूप में आ जाएगा। और गुणा इसी तरीके से जेड घात 3 को भी 3 बार हम गुणात्मक रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक्स गुणा एक्स गुणा वाई गुणा जेड। अब हमारा है, इसमें देखिए एक्स इसमें है दोनों पदों में, दूसरा एक्स इसमें है, इसमें भी है, वाई एक इसमें है, इसमें भी है, दूसरी वाई इसमें है, इसमें भी है, एक जेड इसमें है, दूसरा जेड इसमें है। अब एक्स इसमें तीसरी बार है लेकिन इसमें नहीं है, वाई तीसरी बार इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, जेड तीसरी बार दूसरे पद में है लेकिन पहले पद में नहीं है, जेड 2 बार ही है। तो हम इस पूरे पद को कॉमन ले लेंगे। क्या? एक्स गुणा वाई गुणा जेड। ये हमारा कॉमन हो गया सर। तो पहले पद में क्या बचा? पूरा पद कॉमन हो गया। मैंने आपको बताया था जब पूरा पद कॉमन हो जाता है, वहां पर बिना लिखे हुए भी एक किसी का गुणांक हो सकता है, किसी भी संख्या का एक भागांश हो सकता है, भागांक, और एक गुणांक हो सकता है, निश्चित है। अगर पूरा पद कॉमन हो जाएगा तो एक बच गया, पूरा पद आ गया कॉमन। आप देखिए, अब बीच वाला चिन्ह जो लगा हुआ है, अब इसमें क्या है? एक एक्स हो गया गुणा एक वाई हो गया और एक गुणा जेड हो गया। इनकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स घात 2 गुणा वाई घात 2 गुणा जेड घात 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड।
इसी तरीके से इसे भी हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब आप लोग समझ रहे होंगे, ध्यान से काम नहीं देखिए उदाहरण को। अब देखिए एक सवाल अब 7वां बढ़ रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x और प्लस 2। अब इसमें हमारे कितने पद हैं? 4। 1 2 3 4। 4 पद कैसे बन गए? देखिए 3 प्लस के हैं। हमने बताया था प्लस मानों की संख्या गिन लो, उसमें 1 जोड़ दो, पदों का ज्ञान हो जाएगा। इसमें 1 2 3 3 चिन्ह है प्लस के, तो इसलिए इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई? 4। 4 जब पदों की संख्या हो गई, अब आप देखिए 3x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा x गुणा x। 6x को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 2 गुणा x। x क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा x। इसी तरीके से 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 2। चारों पदों को गुणन कर लिए। इसमें देखो 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं, इसलिए इन दोनों पदों से का मतलब कॉमन का संबंध हो गया। x इसमें है दूसरी, और इसमें है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, x दूसरा इसमें है लेकिन एक बारी है, इसमें नहीं है। इसी तरीके से इसमें एक इसमें है और एक इसमें है, दो पदों, इन दो पदों में कॉमन हो रहा है। इनके कैसे पहचानेंगे? देखो 3 इसमें है, इसमें है, 3 इसमें नहीं है, जिसका मतलब कॉमन नहीं। इन दोनों पदों में देखिए एक इसमें है, इसमें भी है, इसका मतलब ये दोनों में एक कॉमन हो जाएगा। अब इसमें हमारे कॉमन क्या ले लिया? 3 गुणा x। ये क्या हो जाएगा? x पहले पद में बच गया, और इस पद में दूसरे पद में क्या बच गया? 2 प्लस इसमें एक कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2। अब हमारे पद कितने हो गए? पहले इसकी गुणा कर ले हम, 3x हो गया, 3x गुणा ये हो गया x प्लस 2 और प्लस 1 गुणा 2, 1 a और 1 a। अब हमारे पदों की संख्या कितनी है? 2। फर्स्ट सेकंड 2 ही पद है। अब देखिए इसमें 2 पद हैं, क्योंकि गुणा में है, ये प्लस के ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन एक पद तो एक ही माना जाएगा, तो इसमें गुणात्मक संबंध है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे क्योंकि ये एक गुणांक के रूप में काम कर रहा है। ब्रैकेट लगी हुई, इसका मतलब पूरा एक है। इस चिन्ह से पदों की संख्या नहीं बढ़ रही, यहाँ पर इसका संबंध है, यहाँ पे गुणा का निशान छुपा हुआ है। ब्रैकेट हमने बताया था कल आपको कि ब्रैकेट लगी है तो इसका मतलब गुणा का निशान है। अब इसमें x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, हम x प्लस 2 ले लेंगे कॉमन, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें हमारा बच जाएगा 3x प्लस 1। कैसे बताया? इसमें x प्लस 2 कॉमन ले लिया, पहले पद में 3x बचा है तो वो 3x ये आ गया, अब ये चिन्ह यहाँ आ गया। इसमें x प्लस 2 कॉमन ले लिया है तो इसमें क्या बच गया? 1। बस यही आपका आंसर हो जाएगा।